तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज साइंस के चैप्टर जो फिजिक्स में चल रहा है उसके आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? ये एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। ठीक, ये एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो दो कणों के बीच लगता है। ठीक, ये देखो, सबसे पहले जैसे दो पिंड हैं, कोई जो ये दो पिंड है, तो ये लगने वाला बल होता है, ये m1 द्रव्यमान है, ये m2 द्रव्यमान है, और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। स्मॉल r है, इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। तो ये लगने वाला बल होता है, ये द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का निशान होता है। ठीक, और दूसरा ये जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो किन्हीं दो पिंडों के बीच के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, 1 व 2 को हल करेंगे तो क्या होगा? F प्रोपोर्शनल m1 m2। ठीक, r। ये समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? F बराबर में g m1 m2 बटे में r स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक, और ये g क्या है? देखो, m1 प्रथम पिंड का द्रव्यमान है और m2 द्वितीय पिंड का द्रव्यमान है। r इनके बीच की दूरी होती है तथा ये F बल होता है, और g क्या? g होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, ये इसका मात्रक होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यह एक प्रकार का, ठीक, ये नोट कर लो, फिर इसके आगे बताते हैं। नोट कर लो। नोट करो जल्दी। जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर? इसकी कुछ क्वालिटी के बारे में हम बता रहे हैं, जैसे इसके गुण होते हैं। क्या है क्वालिटी गुरुत्वाकर्षण बल की? यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। यह बल सबसे कमजोर बल होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सबसे कमजोर बल माना जाता है या दुर्बल। यह बल दुर्बल या कमजोर बल होता है। दुर्बल या कमजोर बल होता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर? एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं इसी फार्मूले पे आधारित। m1 है 4 किलोग्राम,
m2 है 1 किलोग्राम, इनके बीच की दूरी है 10 मीटर, बल बराबर बताइए। m1 है 4 किलोग्राम, m2 है 1 किलोग्राम, इनके बीच की दूरी है 10 मीटर और f का मान बताइए। और एक बात और ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? न्यूटन। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का लॉ किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक, यहां तक बात क्लियर? ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा। सबसे पहले हमने अभी फार्मूला क्या बताया था? F बराबर में G m1 m2 बटे में r स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर? F हमें पता करना है, m का मान कितना है, G का मान कितना बताया था, यही बताया था ये। ठीक, और G का मान ये नियत रहता है, ये बदलता नहीं है। ठीक, नोट कर लो। G का मान कितना है? 6.67 गुणे 10 की घात -11। m1 का मान 4 है, m2 का मान 1 है। यहां तक बात क्लियर? r का स्क्वायर, r मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये 4 और है m1। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 एकम 4, 4 का गुणा इसमें कर लो, एक में या 4 ही आया, कोई फर्क नहीं एक का। 4 का इसमें करोगे 7 6 को 28, 6 6 को 24 और 2 26, 4 6 24 और 2 26, और 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ लगा दिया 10 की घात -11। ये देखो 10 की घात 2 प्लस की है, ऊपर कहीं काय की हो जाए माइनस की, तो 26 दशमलव में 68 गुणे में 10 की घात -11 और 10 की घात ये -2, तो इधर देखो 26 दशमलव में 68 गुणे में 10 की घात 11 और 2 13, ये हो जाएगा। ठीक, और बल है तो इसलिए इसका मात्रक न्यूटन लिख सकते हो। नोट कर लो। हो गया? एक और क्वेश्चन है। ये दो पिंड है, ठीक, ये 15 किलोग्राम का है, ये 20 किलोग्राम का है, इनके बीच की दूरी 20 मीटर है। ठीक, बल की गणना कीजिए, बताइए बल कितना लगेगा, बताओ। ये पिंड है दोनों। ठीक, ये 15 किलोग्राम है, एक 20 किलोग्राम है। करिए, 30 सेकंड का टाइम है, फिर हम उसके बाद कराते हैं। ठीक, इसमें जी का मान नहीं रखना है। ठीक, जी के फॉर्म में निकालना है आपको। ठीक है, जी के फॉर्म में बताओ, जी के फॉर्म में बताओ। ठीक, देखो सबसे पहले देखो F बराबर में क्या होता है? जी m1 m2 बटे में r स्क्वायर। जी को हमें ऐसे ही रखना है, क्योंकि जी के फॉर्म में हमें पता करना है, जी का मान नहीं रखना है। और रखना होता तो वो ये वाला रख सकते हैं। m1 15 है, f2 कितना है 20, r का वर्ग, r का मान कितना है 20, त्रिज्या यही तो है 20। यहाँ से लिख भी लो जब समझ में नहीं आया। m1 कितना है 15 kg, ठीक, m2 कितना है 20 kg, r कितना है 20 मीटर, f पता करना है। ठीक, देखो 20 से 20 कट गया, ये 15 है, ये 20 है, 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 6 को 20, 3 4 बाई जी, यही आंसर है। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, नोट कर लो।
क्लियर। अब देखो गुरुत्वाकर्षण के कुछ उदाहरण लिख लो या उपयोग। ठीक, इसके एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण। ठीक, या उपयोग। नंबर 1 है, हम गुरुत्वाकर्षण के बिना रह नहीं सकते। ठीक है, इसके बिना रह नहीं सकते। जैसे कोई भी चीज पेड़ से फल गिरता है तो नीचे आता है, वो किसके कारण आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। यहां तक बात क्लियर। और भी कुछ उदाहरण है, जैसे हम कोई पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक, फेंकते हैं हाथ से, साधारण हाथ से बात कर रहे हैं। जब हम हाथ से ऊपर की ओर पत्थर फेंकते हैं, जब हम हाथ से ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? वो नीचे गिरता है। वो किसके कारण आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आता है। यहां तक बात क्लियर। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, या 1/6 होता है। ठीक, 1/6 होता है, लिख लो। ठीक, 1/6 होता है। यहां तक बात क्लियर। इसके बिना रह नहीं सकते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 होता है। यहां तक बात क्लियर। अब एक क्वेश्चन है, हम आपसे पुट कर रहे हैं। जैसे कोई पिंड है, उसका भार पृथ्वी पे 30 किलोग्राम है। ठीक, कोई पिंड है, उसका भार 30 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका कितना होगा? पृथ्वी पर 30 है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा उसका। तो 6×5 = 30, 5। तो मतलब 1/6 भाग होता है। एक चीज ध्यान रखना, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार चेंज होता है। ठीक, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है? भार mg बोलते हैं। ठीक, तो द्रव्यमान m बोलते हैं। mg क्यों बोलते हैं? g जो पृथ्वी के संपर्क में आता है वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत आता है। ठीक, इसलिए हम उसे g बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर। तो द्रव्यमान चेंज नहीं होगा और भार चेंज हो जाता है। चाहे चंद्रमा पर जाओ चाहे पृथ्वी पर रहो, तो द्रव्यमान उसका चेंज नहीं होगा, लेकिन भार 1/6 भाग हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर। अब देखो पलायन वेग। पलायन वेग, पलायन का मतलब ये स्थान छोड़ के चले जाना। ठीक, पलायन का मतलब ये तो पलायन कर जाना, यहाँ से चले जाना। इसका मतलब क्या है? जैसे हम कोई पिंड, कोई वस्तु या पिंड, एक ही बात होती है, पिंड को ही हम वस्तु कहते हैं। जब हम किसी को नॉर्मल फेंकते हैं तो क्या करते हैं? हमने हाथ से फेंका तो ऊपर गया, लौट के आया। लेकिन जब हम किसी मशीन के द्वारा या किसी अन्य व्यवस्था के द्वारा हम उस पिंड को इस प्रकार फेंकें कि वह गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर जाए, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर जाए, उस वेग को हम क्या कहेंगे? पलायन वेग। वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग कहलाता है। ठीक, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है किसी पिंड का? ठीक, पृथ्वी पर किसी पिंड का पलायन वेग, पिंड का पलायन वेग होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड मतलब 11.2 किलोमीटर 1 सेकेंड में जाए, तब वो पलायन कर पाएगा। ठीक, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर। नोट हो जाए तो बताना। और चंद्रमा पर लिख लेना
2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चंद्रमा का कितना है पलायन वेग? ये पृथ्वी का है और ये चंद्रमा का है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा का कितना है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहां तक बात क्लियर? ठीक, 2gmr। ठीक, ये वेग का फार्मूला और लिख लेना, 2gmr लिख लो यहाँ पे। ठीक, वो कच्चे चाल में हो जाएगा √2 गुना। ठीक, gmr लिख लो। यहाँ तक बात क्लियर? v वेलोसिटी वेग होता है, तो v बराबर में √gm अपॉन में r। नोट कर लो। यहां तक बात क्लियर? पलायन वेग हो गया। अब देखो कच्छी वेग। जो कच्छी वेग होता है इसे हम वीओ से डिनोट कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत? वीओ से लिख, वी से लिख लो चाहे। ठीक, वी से लिख लो, हाँ, क्योंकि वीओ से उससे पलायन वेग को लिख लेंगे, वी से लिख लो। ठीक, कच्छी वेग होता है ये, इसका फार्मूला ये होता है। तो अभी हमने क्या बताया था? v बराबर वीओ वहां कर लो, तो gm अपॉन r, यही तो बताया था, √। ठीक, इसकी जगह हम मान रखे देंगे तो क्या हो जाएगा? √2 रहेगा और ये क्या है? वीओ। ठीक, तो कच्छी वेग होता है वो पलायन वेग का √2 गुना होता है। यहां तक बात क्लियर? नोट कर लो। हो गया? हेडिंग डालो, मोस्ट इंपोर्टेंट है केपलर के नियम। हाँ, केपलर के नियम। केपलर के नियम। केपलर के नियम डाल दो। पहला लिखो, जो प्रत्येक ग्रह होता है सूर्य के चारों चक्कर इस प्रकार से लगाता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से लगाता है। ठीक, ये एक प्रकार का वृत्त ना होकर दीर्घ वृत्ताकार होता है। ठीक, किस प्रकार होता है? दीर्घ वृत्ताकार होता है। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है। यहां तक बात क्लियर? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? परिक्रमा करता है। यहां तक बात क्लियर? दीर्घ को मतलब लंबे समय। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब इस प्रकार होता है, दीर्घ वृत्त होता है। ठीक, वृत्त नहीं देखे, दीर्घ वृत्त इस प्रकार का कुछ होता है, पूर्ण वृत्त ना होकर कुछ इस प्रकार का अंडाकार टाइप का इस प्रकार का होता है। ठीक, वृत्त बिल्कुल सर्कल इस प्रकार का गोल होगा, जबकि दीर्घ वृत्ताकार इस प्रकार का होगा। यहां तक बात क्लियर? दूसरा लिखो, दूसरा लिख लो, प्रत्येक ग्रह
प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। ठीक, किस प्रकार रहता है? इस प्रकार आप समझो, जैसे मान लो यहां से चल रहा है, ठीक, जैसे उसने कुछ एरिया ये कवर किया, ठीक, टी समय में ये एरिया कवर किया, तो अगले टी समय में ये एरिया कवर किया, जितना ये किया है इतना ही ये आगे टी करेगा, फिर टी समय में इतना एरिया ये कवर करेगा। तो जब क्षेत्रफल और समय कैसा रहेगा? नियत रहेगा। जितना टी समय में किया है क्षेत्रफल उतना ही आगे करता रहेगा। तो फिर क्या होगा? अर्थात इसका क्या नियत हो जाएगा? वेग। ठीक, वेग का मतलब होता है चाल। जैसे 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर क्षेत्रफल कोई कैसा कर रहा है? पार कर रहा है। अगले सेकंड में क्या कर रहा है? फिर 1 किलोमीटर, अगले सेकंड में 1 किलोमीटर, कुछ भी मान लो। तो जब उसका एरिया कवर हो रहा है जितना नियत समय है, तो उसकी चाल भी कैसी होगी? नियत रहेगी। यहां तक बात क्लियर? तीसरा लिखो, केपलर के 3 नियम होते हैं। तीसरा नियम देखो, परिक्रमण काल के दौरान प्रत्येक ग्रह, हमने क्या बताया था? सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है। ठीक, परिक्रमण काल के दौरान, परिक्रमण काल के दौरान जो समय लगता है उसका वर्ग के दौरान समय की द्वितीय घात, ठीक, उसकी बीच की दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होती है। उसकी दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होती है। द्वितीय घात का मतलब होता है वर्ग, टी की घात 2 और तृतीय घात मतलब 3। तो ये है टी की घात 2, ये समानुपाती का चिन्ह है। ठीक, और आर की घात 3। यहां तक बात क्लियर? नोट करना चाहे कर सकते हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर? पलायन वेग अभी बताओ, पलायन वेग कच्ची वेग का कितने गुना होता है? 2 गुना। पलायन वेग अभी हमने क्या बताया था? पलायन वेग कच्ची वेग का कितना होता है? कच्ची वेग का √2 गुना ही तो होता है, यही तो बताया था। ठीक, पलायन वेग √2 गुना होता है किसका? कच्ची वेग का। ठीक, यदि √2 का मान कितना होता है? यदि 1.2 का मान होता है। ठीक, ध्यान रखना, बड़ा कौन सा वेग है? पलायन वेग 1.414। ठीक, देखो, पलायन वेग VE, कच्ची वेग VO। ठीक, ध्यान रखना, जैसे भूल भी जाओ। पलायन वेग और ये क्या है? कच्ची वेग। कच्ची का वेग मतलब होता है कोई पिंड है जैसे अपने कक्षा में गति कर रहा है, वो होता है कच्ची वेग। अब देखो, जैसे किसी पिंड का वेग हम 1.41 गुना बढ़ा दें, 1.41 गुना बढ़ा दें या √2 गुना बढ़ा दें, तो क्या होगा? वो पिंड पलायन कर जाएगा, पृथ्वी के क्षेत्र से क्या कर जाएगा? पलायन कर जाएगा। तो कितना होता है पलायन वेग? कच्ची वेग का √2 गुना। VO क्या है? कच्ची वेग। VE क्या है? पलायन वेग। पिछली बार शायद उल्टा बता गए।
ठीक। तो वी बराबर में क्या है, √2 VO। ठीक, यहां तक बात क्लियर। वही तो होता है बड़ा कौन सा वेग होता है, पलायन वेग। पलायन वेग। सीधी सी बात है, जो पृथ्वी से बाहर जाए वेग वही तो ले जाएगा, हाँ। जो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए तो वही कौन सा वेग होगा, पलायन वेग। ठीक, ध्यान रखना। और कच्छी वेग तो जानते हो होता क्या है, जो कच्छ विभाग जो पिंड अपनी कक्षा में घूमे। परिक्रमा करता है जिस वेग से, उसे हम कहते हैं कच्छी वेग। ध्यान रखना, यदि कच्छी वेग ज्यादा हो जाएगा पलायन वेग से तो पिंड हमेशा ही पलायन कर जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो पलायन वेग बड़ा होता है, कच्छी वेग छोटा होता है। यहां तक बात क्लियर। और बताओ, गुरुत्वाकर्षण खत्म। हाँ, पलायन वेग इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फिर करा देंगे सब क्वेश्चन। किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या, पलायन पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, बता चुके हैं। ये होता है किसका, पलायन वेग। पृथ्वी का। चंद्रमा का कितना है, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। होते तो बहुत के हैं, हर पिंड का अपना अपना होता है, लेकिन दो ही मोस्ट है, पृथ्वी का। चंद्रमा का भी ध्यान रखो तो रख सकते हो। कितना होता है चंद्रमा का, चंद्रमा का कितना होता है, 2.38। यहां तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट डे लाइट प्रकाश चालू होगा, मतलब आपकी बार साइंस के 10 पर प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन प्रकाश वाला चैप्टर चालू हुआ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट फिजिक्स के वो करा देंगे, इसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायो। यहां तक बात क्लियर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं हिंदी में।